सैल्यूट इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। और आज हमारे साथ बने हुए हैं अनिरुद्ध कुमार जी, जो हरली के हैं और पेशे से ये अधिवक्ता हैं और सीपीआई के जिला सचिव हैं और आंदोलन नेतृत्व भी हैं। आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे बड़का गांव में कुछ कुछ विशेष समस्याएं हैं या बिंदु हैं जिन पे आज इनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए लोगों को। मैं अनिरुद्ध कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हजारीबाग जिला के सचिव। वैसे मैं पेशे से हजारीबाग सिविल कोर्ट न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हूँ। और उसके अलावे इस क्षेत्र बड़का गांव, किरडारी या जिले के अन्य क्षेत्रों में खासकर मल्टीनेशंस और नेशंस जो कंपनियां यहाँ पर जमीन अधिग्रहण कर रही है, उसके खिलाफ जनता के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम कानूनी सलाह देते हैं और उसके प्रोटेस्ट में भी सहभागी निभाते हैं। और ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बड़का गांव में जो विस्थापन की समस्याएं हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बड़का गांव या किरडारी या पूरे देश में जिस उद्देश्य के लिए यहाँ के लोगों को या रैयतों का विस्थापित किया जाता है, विस्थापन किया जाता है जी। उस विस्थापन का वसूल जो होता है उसका मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है उसका नहीं। तो जैसे बड़का गांव किरडारी खासकर कोयला खदान से विस्थापन हुआ है। विस्थापन ये समझना ये पड़ेगा, आज मैं आपके चैनल से लोगों को बताना चाहता हूं, समझना ये पड़ेगा कि एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी में 32 गांव को उजाड़कर कोयला खदान चालू किया जा रहा है। अभी उसमें लगभग 50% गांव उजड़ गए। किस लिए उजड़े? इसलिए उजड़े कि ये जो यहां से कोयला निकलेगा ये जाएगा थर्मल पावर में, और थर्मल पावर से जो बिजली उत्पादन होगा वो पूरे देश के लोगों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इनका उपयोग होगा। हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि यहाँ से जो बिजली उत्पादन हो रही है, इनकी जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं वो लाभ कमाने के लिए ये बिजली को देश विदेश में अपना जहां ज्यादा लाभ मुनाफा वहां बेचा जा रहा है। अब इसमें समझने की ये बात है, एक तरफ पकड़ी बरवाड़ी कोयला खदान, कोल इंडिया ने इसका आवंटन किया कैप्टिव कोल ब्लॉक के नाम पर। कैप्टिव कोल ब्लॉक के नाम पर, ये कैप्टिव कोल ब्लॉक के नाम पर हुआ। कैप्टिव कोल ब्लॉक ये कहता है उसका ठीक जो खदान, और ये कोयला एक निश्चित जिस उद्योग के लिए माइनिंग मिला हुआ उसी उद्योग में जाके जलना है। अभी देखना पड़ेगा कि एनटीपीसी क्या उस उद्योग में जहां कारखाना है इसका, उस कारखाना में चल रहा है या नहीं। आज तक इसको देखने वाला कोई इसलिए नहीं मिला कि देश के नेतृत्व, शासन और प्रशासन इनके आगे कमीशन खोरी के लिए नतमस्तक होते रहते हैं। यहाँ पर इनके खदान के माइनिंग क्षेत्र में जहां माइनिंग होता है वहां इनका व्यापार कैसे बढ़े, व्यापार कैसे आगे बढ़े, उसके लिए होता है। तो जो असली मुद्दा है जिस पर बात सवाल खड़ा करना चाहिए, ये सवाल इन लोग नहीं खड़ा करता है। और हो गया लूटने वाला के साथ इनका साझेदारी हो जाती है, जिसके कारण से इनका लूट का जो है इजाफा बढ़ता जाता है, अंकुश लग जाता है। क्योंकि उसमें ये जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हो, विधायक हो, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर इन पर अंकुश नहीं लगता है। जनता कितना चिल्लाता है, जनता चिल्लाता है, कुछ एक निर्धारित समय तक चिल्लाता है, चुप हो जाता है। यही चीज है यहाँ पर। जैसे एकदम स्पष्ट करना चाहिए, आज एनटीपीसी बड़का गांव पकड़ी बरवाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना था, इसको रोड ट्रांसपोर्टिंग, अपना रोड ट्रांसपोर्टिंग नहीं करना था। इसको इसी कंडीशन में कोल ब्लॉक अलॉट किया गया था कि आप रोड से ट्रांसपोर्टिंग नहीं करेंगे,
एक कन्वेयर बेल्ट से कोयला का ढुलाई करेंगे ताकि प्रदूषण न हो और सड़क से ले जाने में कोई दुर्घटना, क्षति, जान माल की क्षति नहीं हो। लेकिन क्या हो रहा है, इनका पूर्ण रूप से कन्वेयर बेल्ट बना हुआ है, लेकिन उस कन्वेयर बेल्ट को नाम मात्र के चलाया जाता है और बाकी काम सड़क। इसके लिए एक हमारे मित्र थे, आज दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, त्रिपुरारी सिंह जी ने एक एनजीटी में मामला दर्ज कराया था। एनजीटी ने त्रिपुरारी सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया था कि आप नहीं ले जाएंगे ट्रक ट्रांसपोर्टिंग रोड से, और एनटीपीसी ने इस मामले को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए फाइल किया कि हमारा कन्वेयर बेल्ट अभी बना नहीं है, सबको हम कुछ दिन तक चलाने दिया जाए। और जब ये बात कन्वेयर बेल्ट चल गया तब भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश लेकर के इसको निरंतर और आज भी अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसलिए चलाया जा रहा है कि इस ट्रांसपोर्टिंग के खेल में भारी कमीशन खोरी चलता है और कमीशन खोरी जो चलता है उसका लाभ यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है, उसमें शामिल होते हैं। और जब शामिल होते हैं तो इनके लाभ के लिए चूंकि इनका एक बड़ा संरक्षण प्राप्त हो जाता है, केंद्र सरकार का संरक्षण, राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। इनके संरक्षण में यहाँ के लोगों को कुचल के मारा जाता है। आज जानवर, ये इलाका एलिफेंट कॉरिडोर था, हाथियों का आना जाना रुक जाता है, कितना पशु पक्षी मानव सभी का पीस दिया जाता, पीस के हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। और इसके बाद लोगों को चंद, किसी को अगर पकड़ा गया तो 4-5 लाख रुपया दे करके, 6 लाख रुपया दे करके इनकी मुंह बंद कर दी जाती है। यहाँ न्याय भी नहीं मिलता है, कानून सम्मत विधि सम्मत जो न्याय है, जो रूल है, उसका भी पालन नहीं करता है ये जनप्रतिनिधियों के द्वारा। ये विस्थापन का और कंपनी का हुआ घटना, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को कंपनी से मिलने वाला लाभ, उसमें से बिजली एक सबसे बड़ी हमारी बढ़ती की समस्या है। अब देख लीजिए, मैंने कहा कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय भी झारखंड में सरप्लस बिजली थी। आज बिजली का जितना चाहत, जितना आवश्यकता है, उससे ज्यादा मेरे राज्य में उत्पादन हो रहा है। और आज देख लीजिए, इस बिजली के नाम पर तेनुघाट में 25 से 30 गांव विस्थापित, जीपीएस में 100 गांव विस्थापित हो गया, में विस्थापित हो गया, कोरार डैम में विस्थापित हो गया। इन विस्थापितों का आज तक खोज नहीं हुआ। नहीं, अब भारी एचईसी में विस्थापित हुआ, बोकारो थर्मल पावर में भी विस्थापित हुआ। उसी तरह से पकड़ी बरवा, कर्णपुरा नॉर्थ, कर्णपुरा एनटीपीसी ने विस्थापित किया। मतलब अगर कहा जाए तो हजारीबाग को छोड़ दीजिए, पूरे झारखंड में जन कल्याणकारी योजना के लिए झारखंड के लोग विस्थापित हुए। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने आज कराया है, आज का विस्थापन, एचईसी का विस्थापन, विस्थापित लोग कहां चले गए इस विस्थापन से? बोकारो स्टील सिटी के विस्थापन से कहां चल गए? बोकारो थर्मल के विस्थापन से कहां चल गए? तेनुघाट के विस्थापन से जो लोग हैं, एनटीपीसी बड़कागांव के विस्थापन से लोग कहां गए? इसका खोज सुधी आज तक न झारखंड सरकार के पास है, न ही केंद्र सरकार। ये कुछ आसाम के चाय बागान में चल गए, कुछ कलकत्ता बंगाल में हावड़ा में जो दुकान है उसमें चल गए, बड़े बड़े शहरों में चल गए। अब हुआ क्या कि जब किसी का जमीन चली जाती है तो खतियान तो मिट जाता है और एक पीढ़ी तक रहता है कि हम यहाँ के विस्थापित हैं, उसका दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी जब समाप्त हो जाता है तो वो वहां का कुछ नहीं हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी का सरकार इसको घुसपैठी बता देता है। हाँ, ये कह देगा कि बांग्लादेश से आया है, ये नेपाल से आया है, भूटान से आया है, ये अमेरिका से आया है, चीन से आया है, इसको मतलब विदेशी बता दिया जाता है। लेकिन ये नहीं जानता, ये नहीं बताए, आज तक बता सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार कि एचईसी हटिया से विस्थापित परिवार कहाँ बसे, पतरातू के सीसीएल से जो विस्थापित हुआ वो कहाँ जाके बस रहे हैं, बोकारो स्टील सिटी से विस्थापित हुआ वो कहाँ गए, बोकारो थर्मल से विस्थापित हुए कहाँ गए, तेनुघाट से विस्थापित हुए कहाँ गए, एनटीपीसी पकड़ी बरवाड़ी से विस्थापित हो रहे कहाँ जा रहे हैं, एचईसी हटिया से विस्थापित हो रहे कहाँ जा रहे हैं। यानी देश के अंदर जो परियोजना से विस्थापित हुआ
इस परियोजना से विस्थापित होने वाला रैयत कहां बता, इसका आज तक इस भारत सरकार के पास, न राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं, एक मांग है आपके चैनल से कि जितने लोग विस्थापित हुए और इस विस्थापित परिवार कहां गए, कहां बसे, किस हालत में है, और तब इनका पहचान होना चाहिए और इनकी विकास, क्योंकि ये विकास के लिए विस्थापित हो गए और जिस उद्देश्य के लिए विस्थापित हुए आज उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रहा है। अगर ये आज दुनिया में नहीं रहे हो तो ऊपर से देखते होंगे कि जिस उद्देश्य के लिए मैं विस्थापित हुआ, तो इसलिए इसका मैं आपके साथ में जोड़ा। देख लीजिए, अडानी पावर का एक गोड्डा में पावर प्लांट स्टेशन लगा हुआ है, सुपर थर्मल पावर। अब उसके लिए कोल ब्लॉक कोयला खदान ले जाना चाहता है गोदलपुरा से। वहां कोयला जो बिजली चालू है वो बिजली उत्पादन करके पूरे भारत के लिए नहीं है, ये सरकार जो है और अडानी पावर जो है बिजली बना रहा है और ये बिजली को बांग्लादेश में बेच रहा है, अपना देश छोड़ के दूसरा। आप देख लीजिए कि झारखंड में सरप्लस बिजली रहते हुए बिजली नहीं मिल रहा है। भारत सरकार ने इसको छूट दे रखा है कि बिजली का कुछ प्रतिशत तो तुम झारखंड, लेकिन ये बात नहीं है। यहां देश के संसाधनों को, राज्य के संसाधनों को, हजारीबाग झारखंड के संसाधनों को सिर्फ अडानी, अंबानी और इनके नामी गिरामी जो पूंजीवादी कंपनियां हैं जो जिनके इससे चलता है, और इनको सवाल यह है कि इनको लाभ दिलाना है। लाभ दिलाने के लिए आवाज में मिलता है। अभी तो नया चीज आ गया, देश नया चीज आ गया कि इस देश में अब राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा फंडा आया, पैकेज नहीं इसको कह सकते हैं। इसने कहा कि चुनाव में जो इलेक्टोरल बॉन्ड, राजनीतिक पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा, चुनावी चंदा देगा, उसका कोई बात नहीं। अब क्या होता है, अब प्रत्यक्ष अगर सत्ता पक्ष है उसको 1000 करोड़ दिया, तो विपक्ष है तो उसको 400 करोड़ दिया। अरे देश के सत्ताधारी दल और विपक्ष का दल, इन दोनों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत से इनको अपने कब्जे में लेता है। इसका उदाहरण है कि यहां पर पकरी बरवाड़ी क्षेत्र में एक एनटीपीसी का एमडीओ त्रिवेणी सैनिक माइनिंग लिमिटेड है, इसने एक गड़बड़ी किया एनटीपीसी और दोनों ने। एक इसको इस कंडीशन पर कोल ब्लॉक अलॉट हुआ था कि आपको जो इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट इनको मिला और फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला, इस कंडीशन पर मिला कि आपको वहां पर 3 नदियां हैं, 3 नाला है, और ये नाला नेचुरल लाइफ लाइन है। नेचुरल लाइफ लाइन को आपको न डिस्टर्ब करना है, न क्लोज करना है, न डिस्टर्ब करना है, बल्कि इसको ग्रिड बेल्ट बना के इसको रिजर्व करना है। क्या क्या कंपनी ने रिजर्व नहीं किया, ग्रिड बेल्ट नहीं बनाया, इसको उस नदी को बंद कर दिया, उसके बीच में माइनिंग कर दिया, जबकि सरकार ने या उस नदी का जो जमीन था उसका आवंटन नहीं था। और इन्होंने स्वीकार किया, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने स्वीकार किया कि हाँ 100 एकड़ जमीन में मेरा इलीगल माइनिंग हुआ। अब इस इलीगल माइनिंग पर जब पकड़ में आ गया, हम लोगों ने इसका विरोध किया, कानूनी रूप से इसके पर जांच हुआ। केंद्रीय वन विभाग जो पर्यावरण विभाग है, वन पर्यावरण विभाग ने इसने इस पर 900 करोड़ रुपया का पेनल्टी लगाया, और इस पर जब कार्रवाई करनी थी, विधानसभा से लेकर सभी जगह पर सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। जब कार्रवाई करने की बात हुई तो त्रिवेणी सैनिक ने करोड़ों रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के मौजूदा सरकार को दे दिया, करोड़ों रुपया का। और झारखंड सरकार इस पर कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई करने से चूक गई, नहीं हुआ, तो जनता का, कंपनियों का सहयोग मिल गया। वही हालत एनटीपीसी, जबकि आज के डेट में इनका कोल ब्लॉक रिजेक्ट होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होना चाहिए, इनके जो अधिकारी उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन इसका संरक्षण प्राप्त है। अब कैसे प्राप्त है, आज देख लीजिए। इस क्षेत्र में जब एनटीपीसी ने बड़का गांव केरेडारी को उजाड़ डाला, इनका जिम्मेवारी था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, विकास का, लेकिन आज अगर हम शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करते हैं तो स्वास्थ्य पर एकदम ताज्जुब होता है कि स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल
हॉस्पिटल मेडिकल छोटा सेंटर भी नहीं कहीं खोला, कहीं नहीं। और क्या हुआ, मनीष जायसवाल जिस क्षेत्र के सांसद है आज वर्तमान में, इसके पहले विधायक थे हजारीबाग के, और इस क्षेत्र के रैयत भी अपने आप को कहते हैं, है नहीं। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ, इनके एक शुभचिंतक जिसमें इनका कई अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी है, उस हॉस्पिटल का नाम है आरोग्यम। आज आरोग्यम को कैसे लाभ पहुंचाया, जो आरोग्यम को लाभ पहुंचाया कि पहले जिला परिषद के बिल्डिंग में सस्ता दर में, उनके पिताजी जिला परिषद का चेयरमैन थे, सस्ता दर में दे दिया। आज तक आरोग्यम हॉस्पिटल करोड़ों रुपया का पैसा बकाया रखा है, ना कोई जिला परिषद के अधिकारी, न हजारीबाग के उपायुक्त, न कहीं, क्योंकि उस पर इसका मनीष जायसवाल का है, संरक्षण प्राप्त नहीं कर पाता और दे दिया। और दुर्भाग्य है कि त्रिवेणी सैनिक के साथ आरोग्यम के साथ सेटल हो गया। अभी आरोग्यम में त्रिवेणी के अफसर जाएंगे, उसका इलाज होगा, कोई आदमी जाएगा, इलाज मेरे पास प्रमाण है, और त्रिवेणी सैनिक उसको लाभ, सीधे आरोग्यम हॉस्पिटल को लाभ मिले, इसके लिए अब संरक्षण उसको दे रहा है। और त्रिवेणी का बिल भी उसी तरह से आता है। एक त्रिवेणी का वर्कर, अभी कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ बीमारी हुआ, गया वहां, तो त्रिवेणी बिल में त्रिवेणी सैनिक भी लिखा और बिल पेड ऐसे भी ले लिया, मतलब डबल तरीका से वही बिल को त्रिवेणी में भी मूव करता है, पैसा ले लेता है, और दूसरा जो पेशेंट रहता है, रोगी रहता है, उसके परिजनों से भी बिल ले लेता है। तो यहाँ घोटाला ही घोटाला। अभी इसलिए बीजेपी के एक विधायक, हजारीबाग सदर के विधायक प्रदीप प्रसाद और मनीष जायसवाल के बीच कुछ कहासुनी हुई थी किसी बात को लेकर, जिसमें ये बात खुल के आ रहा था, लेकिन एक दबे जुबान से आ रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों ने बानाना रेलवे साइडिंग में कैसे कमाई हो रहा है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो इस तरह से अब आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद से, विधायक से, सरकार से, यहाँ के क्षेत्र के लोग, देश के लोग, राज्य के लोग, क्या विकास और रोजगार की गारंटी है? इनका पेट भरेगा तब ना आपका पेट भरेगा। इसलिए इनका पेट अभी भरा नहीं है, क्योंकि इनको तो देना रहता है पैसा। टिकट कटवाना है, टिकट लोकसभा का टिकट लेना है, विधानसभा का लेना है, दूसरे को दिलवाना है, तो पैसा देंगे तभी तो आएगा। अब तो इनके बेटा भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया था, मनीष जायसवाल के बेटा भी पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया था, पता नहीं क्या है नहीं है। तो ये हमारा विकास का, ये जनप्रतिनिधियों का भूमिका है। अब इससे हम अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो बेईमानी होगी। जनता को फिर से अपना सोचना पड़ेगा कि इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है। आपसे बातचीत करने से थोड़ा सा हम इस चीज़ पे भी बातचीत करेंगे कि हमारे बड़का गांव के युवा को आप किस टाइप से गाइड करना चाहेंगे? देखिए, युवा को हम लोग गाइड करना चाहते हैं। युवा, यहाँ के युवा को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी जैसे धार्मिक संगठनों ने युवाओं को भड़का दिया है कि युवा को ये सोचने के मौका ही नहीं देता है। युवा को कहता है कि तुम्हारा धर्म खतरा में है, हिंदू युवा को कहता है तुम्हारा धर्म खतरा है, मुस्लिम युवा है कि धर्म बचाना है, और इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाकर यहाँ लोगों को इसकी असली अधिकार क्या है इसके लिए भटक गए हैं और अपना अधिकार को नहीं पहचान पा रहे। अब युवाओं को हम लोग जो रास्ता दिखाना चाहते हैं, एक प्रशिक्षण के माध्यम में, वर्तमान समय में युवा को सवाल खड़ा करना होगा, पूछना पड़ेगा। इसलिए पूछना पड़ेगा कि इस पूरे देश में 30 करोड़ युवा बेरोजगार है। हर दिन हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाता है, हर वैकेंसी का पेपर लीक होता है। वैकेंसी आता है लेकिन उसका एग्जाम होता भी है तो वो रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं, तो ज्वाइनिंग होता है कुछ दिन बाद फिर रिजेक्शन होता है। तो यहाँ ये सरकार, दोनों सरकारें इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। और युवा जो हमारे हैं उसका नतीजा क्या है कि यहाँ के युवा अंतिम पढ़ लिख करके जब ये बात नहीं हो पाती है तो नशे के शिकार हो जाते हैं। और नशा का जब शिकार हो रहा है तो बढ़िया बढ़िया पढ़ाई का शिकार हो जा रहा है, क्योंकि उसने अपने सारा बाप माई की कमाई को
पढ़ने और तैयारी में लगा दिया, और लगाने के साथ साथ यही नहीं, तैयारी की आशा में 30-35 साल गुजार दिया, बेरोजगार है, शादी विवाह भी नहीं हो पाया, और 35 साल के बाद उसके हाथ में जीरो लगा, तो वो जब कुछ मिला नहीं तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, और सोच बिगड़ जाता है, कई भटक जाता है रास्ता इन लोग का। तो हमारा ये कहना रहेगा कि ये जो हमको धर्म की अफीम दिया जा रहा है, इस अफीम से लोगों को बचना चाहिए। और समाजवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद का मतलब है कि विकास सभी का होना चाहिए। आज शिक्षा हमारे देश में एक समान नहीं है। अमीर लोग के लिए अलग शिक्षा, बिल्कुल, गरीब लोग की अलग शिक्षा, मध्यम लोग के लिए अलग शिक्षा, शिक्षा का वर्गीकरण कर दिया गया है। और यही नहीं, हमारा अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, ये दुरुस्त कैसे हो सकता है? ये दुरुस्त ऐसे नहीं हो सकता है। अब चूंकि जो देश के बड़े माफियाए हैं, देश के अंदर जो राजनीतिक लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश राज्य के मनीष जायसवाल जी हजारीबाग के सांसद हैं। अब ये चाहेंगे कि हजारीबाग जिला में शिक्षा का स्तर सुधरे? नहीं चाहेंगे, इसलिए कि इनका अपना खुद का 2 से 4 स्कूल है, और हजारीबाग का सबसे महंगा स्कूल है, तो इनका तो बिजनेस, इनका दुकान बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये चाहेंगे कि हजारीबाग जिला का जितना सरकारी स्कूल व्यवस्था है वो ठप हो जाए, बेकार पड़ जाए, ताकि सब स्कूल इनके यहाँ पहुंचे। यार ये यूनिट पर यूनिट बढ़ाएंगे और शिक्षा के रूप में इस यहाँ के लोगों को शिक्षा के नाम पर दोहन करेंगे, और शिक्षा के नाम पर इनका पारिवारिक व्यापार चलेगा। तो ऐसे में आप दे दिए बिलायर को सलब दूध करने की गारंटी, ठेकेदारी, तो हमारा दूध बचेगा नहीं, ये तो दूध बेच खा जाएगा सब। तो ऐसे हो गया है यहाँ पर। अब हमारे विधायक लोग माफिया, जमीन माफियागिरी कर रहे हैं, सांसद लोग शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, व्यापारी कोयला माफिया, बालू माफिया, तो कैसे चलेगा, कैसे विकास होगा? इसलिए मैं यहाँ के नौजवान युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप जागो, सोचो, तभी और आगे बढ़ो। और इसके साथ साथ मेरा एक नारा है, जो नारा विनोद बाबू ने दिया था झारखंड के लोगों के लिए, पढ़ो और लड़ो। अगर पढ़ाई नहीं होगा तो आप लड़ाई नहीं हो सकता है, इसलिए पढ़ाई जरूरी है लड़ाई होने के लिए। और सर्वांगीण विकास, सभी सामूहिक विकास, शिक्षा का विकास हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिर घर का विकास हो, चाहे मानव का विकास हो, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं रहा तो आप भटक जाएंगे। और मैं दूसरी बात युवाओं से कहना चाहता हूं कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, केंद्रित करें, और इन सरकार से हिसाब भी हम लोग को मांगना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। अगर सवाल नहीं होगा तो सरकार निरंकुश होगा, और निरंकुश होगा तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन सरकार के साथ साथ हमको और आपको सभी को जागना पड़ेगा, और सरकार के साथ सवाल करना पड़ेगा, तभी हमारा समग्र विकास हो सकेगा। चलिए, आज का इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने देखा यहाँ पे विस्थापन से संबंधित इतने तरह के विषय हैं जिनपे हमारे बड़कागांव के निजी समस्याएं हैं, और हमारे अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि इस समस्याओं को अनदेखा करने में कितना अपना अहम रोल निभा रहे हैं। हम आगे का बात एक आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक आपसे विदाई लेना चाहते हैं। सभी को जोहार।